नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 10। इससे पहले हम लोग पार्ट 9 तक देख चुके थे और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। EVS के अंतर्गत हम लोग सोशल साइंस और साइंस के प्रश्नों को देखते हैं, इसीलिए यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पार्ट 10 शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट होगा कि अब तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें प्लीज़, ताकि आपको जो है मैं वीडियो डालूं तो आप तक सूचना तुरंत पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर। तो नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो किसी तारे या नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। तो नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। तो पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि वनों के महत्व के कारण हैं। वनों के महत्व के कारण हैं ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड का मतलब होता है हरा सोना। तो ग्रीन गोल्ड मतलब हरा सोना वनों के महत्व का कारण है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। आइए देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 4 जून, 15 जून या 26 जून। तो पर्यावरण दिवस जो है वह आपका 5 जून को मनाया जाता है और सही आंसर जो होगा 1 होगा। पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक वर्ष 1972 में स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? किस रंग में सबसे अधिक होती है? पीला में, नीला में, लाल में या हरा में? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो ध्यान रखेंगे, लाल रंग में होती है। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले में लाल से कुछ कम और हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। NCTE का उद्देश्य है, NCTE मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो NCTE का उद्देश्य है शिक्षा, पहला है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, दूसरा शिक्षालय खोलना, तीसरा शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, चौथा शिक्षालयों को अनुदान देना। तो NCTE का जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य जो है वो है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। तो इसका सही आंसर 1 होगा। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखना है। तो सही आंसर 1 हुआ।
नेक्स्ट देखते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को? तो वन महोत्सव दिवस ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो सही आंसर 1 होगा। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार पेड़ नहीं है। इमली, नीम, बबूल या सहतूत? तो सदाबहार पेड़ आपका सहतूत नहीं है। सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़, सदाबहार पौधे और सदाबहार पेड़ उन वृक्षों को कहा जाता है जिस पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन वृक्षों से अलग है जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। तो इसमें से सदाबहार पेड़ कौन नहीं है? तो सहतूत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं जलमंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? तो अधिकतर पौधे जो है वो आपका स्थल मंडल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल जलवायु एवं आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी, जल आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, स्थल मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्य मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है? मृत जीवों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है डिकम्पोजर, पैरासाइट्स, स्क्वेंजर या ओमलोअर? तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा स्क्वेंजर। तो स्क्वेंजर का शाब्दिक अर्थ मेहतर होता है। मेहतर जो गंदगी को साफ करता है। मेहतर हम लोग उसी को कहते हैं जो गंदगी को साफ करता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आएंगे आपके गिद्ध, बाज, चील, शेर, मक्खी आदि आते हैं जो मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वहन करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्क्वेंजर कहा जाता है। 10 में है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1972, 1982, 1981 या 1983? तो ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर का जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो 1973 में किया गया था। तो टाइगर की कमी को रोकने तथा उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की प्रचुरता किस में है? अंडा, मटर, मछली। दूसरा, दूध, आम, गाजर। तीसरा, सोयाबीन, चना और मक्का। चौथा है सेब, दही और मांस। तो प्रोटीन की प्रचुरता जो है आपको सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा। तीसरा आंसर सही होगा। सोयाबीन, चना एवं मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो हम लोग रबी फसल पढ़ते हैं और एक खरीफ फसल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो रबी फसल कौन सी है इसमें आपको पहचानना है। चना, चावल, मूंगफली और कपास। तो रबी फसल इसमें से कौन है? ये इम्पोर्टेंट है आपका। रबी और खरीफ से जनरली एक सवाल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें से जो रबी फसल है वो है चना। थोड़ा डिटेल देख लें। अक्टूबर नवंबर मतलब हुआ शीत ऋतु। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। रबी फसलों में मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों, मटर तथा आलू आदि प्रमुख हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा खरीफ फसल। तो चावल, मूंगफली तथा कपास खरीफ फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है। तो रबी और खरीफ समझ गए। रबी आपका शीत ऋतु में और खरीफ जो है आपका गर्मी के दिनों में, कहिए जून जुलाई में बोई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे एक प्रश्न बनता है। तो और देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पोलियो का कारण है। तो पोलियो का क्या कारण है? विषाणु, जीवाणु, कवक या कीट। तो पोलियो किसके कारण होता है? तो ध्यान रखेंगे कि पोलियो विषाणु के कारण होता है और पोलियो का वायरस भोजन, पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो वायरस कहिए कि विषाणु ही है पोलियो का कारण। भिंडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भिंडी में? विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या ये सभी। तो भिंडी में जो पाया जाता है वो आपका सभी पाया जाता है। भिंडी की सब्जी में आप फास्फोरस, विटामिन ए तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भिंडी की सब्जी में। तो भिंडी में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, फास्फोरस और विटामिन सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। तो अमरूद का, नींबू का, आम का या पपीते का। तो भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है किसका? तो आम का। सही आंसर होगा आपका तीसरा, आम का। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर भारत एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। तो आम सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? कुनाइन या कुनैन भी कहीं पढ़ने को मिलता है। तो कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है किससे? सिनकोना प्लांट से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस से या अकोनाइट प्लांट से। तो कुनैन बहुत ही फेमस दवा है जो सिनकोना प्लांट से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना से। और
आइए थोड़ा सिनकोना के बारे में जानकारी लेते हैं। सिनकोना प्लांट के छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं। इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और तने चौड़े होते हैं। तो ये हो गया आपका कुनैन के बारे में। और कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना प्लांट से, और इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? हवा से, भूमि से, जल से या कोयला से? तो 71% जो पृथ्वी ढका हुआ है वह जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 71% जल महासागरों एवं जल द्वारा, और 29% भाग जो है वह स्थल के द्वारा ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब, वायु, जल या मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण आपका है तालाब। तालाब क्यों है? इसका सही आंसर होगा 1, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा परिवेश होता है जिसमें जैव एवं अजैव तत्व उपस्थित होते हैं। वैसा जगह, वैसा परिवेश जहाँ जैव और अजैव तत्व उपस्थित होते हैं उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तालाब एक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जिसमें जैविक तत्व मतलब जीव जंतु तथा अजैव तत्व मतलब जल, मिट्टी आदि उपस्थित रहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन जीवीय कारक नहीं है। जीवीय कारक नहीं है जिसमें जान नहीं है। जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव या चट्टान? तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, ये चट्टान जिसमें जीव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, तीसरा पशु और चौथा पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो आप इसका सही आंसर होगा जीवाणु व कवक। अपमार्जक मतलब धोने वाला, सफाई करने वाला। तो जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। नेक्स्ट प्रश्न है कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो कथक केरल का, भारत का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का? इसमें कोई फॉल्ट है ऑप्शन में? इसमें फॉल्ट है। तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उपयुक्त विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है 23 कि कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है पोटास, यूरिया, फॉस्फेट या कंपोस्ट। तो रासायनिक, ये तीनों तो रासायनिक है और ये कंपोस्ट ही जो है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर होगा
चौथा, तो कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि इसके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरिया, पोटास और फास्फोरस या तो फॉस्फेट रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जल जनित रोग है। तो कौन है जल जनित रोग? छोटी माता, अतिसार, रक्तलापता या मस्तिष्क ज्वर। तो जल से होने वाला रोग, जल जनित रोग कौन है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जल जनित रोग है आपका अतिसार। तो आंसर, सही आंसर दूसरा, जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न रोग है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता विषाणु से, वायरस द्वारा, और रक्तलापता लोहे की कमी से, तथा मस्तिष्क ज्वर जो है वह जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, कि वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? सीवेज, कीटनाशक, धुआं या ध्वनि विस्तारक वायु प्रदूषण का। तो इसमें से आपका जो सही होगा, वायु प्रदूषण का जो मेन कारण इसमें है, इतना में से वो धुआं होगा। तो आंसर सही होगा तीसरा। और धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती है जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती है। और ये गैसें हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सब हैं। तो ये सब मिलकर के वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो वायु प्रदूषण का कारण है धुआं। धुआं में आपको ये सब गैसें देखने को मिलेंगे। 27 नंबर हमारा सवाल है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जयपुर में, पिलानी में, आगरा में या दिल्ली में? तो प्रथम बायोगैस संयंत्र फर्स्ट बार, तो ये जो हुआ वो आपका दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। तो बायोगैस संयंत्र दिल्ली में स्थापित हुआ था सर्वप्रथम। डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? तो डेसिबल से किसको मापते हैं? ये बार बार आ जाता है प्रश्न, तो ये हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ लें। तो डेसिबल से हम लोग किसको मापते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा 1। नेक्स्ट है सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है बताइए? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, या क्लीन नेचुरल गैस का, या कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का? तो सीएनजी जो संक्षिप्त रूप है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो सही आंसर होगा 1। तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वाहनों में प्रयुक्त
अन्य ईंधनों की अपेक्षा न्यूनतम प्रदूषण होता है। इसलिए महानगरों में अब देखेंगे कि आप सीएनजी का प्रयोग बढ़ा है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए इसको हम लोग VVI कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है, वो कौन है? WHO, WWF, पेटा या UN? तो WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्वास्थ्य को लेकर के काम करती है। तो WWF जो है वो जो है पर्यावरण सुरक्षा का देखभाल करती है पूरे विश्व में। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1959 को किया गया। जबकि आपका जो WHO है वो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है तथा UN जो है विश्व के सभी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आपका पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो है आपका गैर सरकारी संगठन वो है आपका WWF। तो मित्रों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद कि आपने पूरे 27 मिनट तक धैर्य के साथ मुझे सुना, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।